पर दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। बागी विधायकों पर स्पीकर फिलहाल नहीं कर पाएंगे कोई कार्रवाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भारत और चीन के बीच सीमा मसले पर एक और अहम बैठक। दोनों देशों ने एलएसी पर स्थिति और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा की। बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति बहाली को माना अहम। वरिष्ठ कमांडरों के बीच जल्द ही एक अन्य बैठक को लेकर बनी दोनों पक्षों के बीच सहमति। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत, लेकिन बैंक कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक जोखिम से बचे। पूंजी स्तर को बढ़ाने और मजबूत करने पर होना चाहिए जोर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 मरीजों की संख्या और मृत्यु सबसे कम। लगातार तीसरे दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 34,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी दर हुई 63.45%। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को किया रवाना। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 1,56,67,000 से ज्यादा। वायरस के कारण 6,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात राजस्थान के सियासी रंग की। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। कल विधायकों के एक दल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने विधायकों से कहा कि राज्य में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कानूनी राय लेने के बाद ही वे इस पर कुछ फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि काफी आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा है कि अगर राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दें तो वे आसानी से बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कल कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जो कि गलत है। दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सुना आपने, ये बयान है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक बड़े राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री, लेकिन इनकी भाषा देखकर सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक शख्स के मुंह से राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में किस धमकी भरे अंदाज में बात की जा रही है। शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय से झटका लगने के बाद गहलोत जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने की उनकी मांग पर फैसला नहीं ले रहे हैं। अपनी इस बात को मनवाने के चक्कर में मुख्यमंत्री अपनी मर्यादा ही भूल बैठे। अब बीजेपी ने इसे अराजकता भरी स्थिति बताते हुए कहा है कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले, अपने आप को गांधीवादी कहने वाले लोग व्यक्ति को इस बात के ऐसा कहना शोभा नहीं देता। किसी भी संवैधानिक पद की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखते हुए आचरण करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर सकता। मर्यादा नैतिकता के नाम पर भी और कानूनन भी। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता के नोटिसों पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। यानी स्पीकर पायलट समेत 19 विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी। वहीं दूसरी ओर इस मामले की सुनवाई सोमवार को अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ही अब तय करेगा कि स्पीकर बागी विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद इन विधायकों को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इन विधायकों पर व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया था, जबकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी व्हिप तभी लागू हो सकता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। मुकदमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे आदेश दिया है कि इस मुकदमे को उसके अधीन रखा जाएगा, तो जो भी आदेश होएगा अभी इसके ऊपर ज्यादा और कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमने जो संवैधानिक वैधता इसकी जो चैलेंज करी थी क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल की, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर प्राइमा फेसी केस मानते हुए उसके ऊपर स्टेटस को का आदेश किया है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के विधायकों के बाद अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात कर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग दोहराई। गहलोत सरकार जहां बहुमत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि उनके पास बहुमत नहीं है। पहल हमने खुद ने करी है, उसको विपक्ष को भी वेलकम करना चाहिए था। ये परंपरा रही लोकतंत्र की, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। सरकार की अल्पमत है या बहुमत है, इसका निर्णय अगर कोई करेगा तो हाउस का फ्लोर ही करेगा। ये बात अगर उस दिन हो जाती तो आज 12 दिन में बहुत कुछ निर्णायक स्थिति पर आ जाता, लेकिन उस समय तो कोर्ट कचहरी के रास्ते इसलिए ढूंढे क्योंकि बहुमत नहीं था। लोगों को पकड़ धकड़ करके ला करके तैयारी करने के लिए जो समय की आवश्यकता थी वो आपने होटल में बिताई, और अब जब कोर्ट के कारण से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है तो आज आपने सारी मर्यादाओं को धूल धूसर कर दिया। इन सभी के बीच बीजेपी के एक विधायक ने राजस्थान उच्च न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दायर कर बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस के साथ हुए विलय को रद्द करने का अनुरोध किया। मदन दिलावर द्वारा दायर इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता को भी चुनौती दी गई है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को विधानसभा से अयोग्य ठहराने के उनके अनुरोध पर कोई फैसला नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के एकल न्यायाधीश की पीठ सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। बीएसपी के टिकट पर 6 विधायकों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और बाद में कांग्रेस में एक समूह के तौर पर विलय के लिए अनुरोध किया था। भाजपा विधायक ने इस विलय को दल बदल नहीं माने जाने के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के समक्ष याचिका दी थी, जिससे इन 6 विधायकों को विधानसभा से अयोग्य करार दिया जा सकता था। कुल मिलाकर राजस्थान का सियासी संकट अभी जारी है और सभी की निगाहें जयपुर में राजभवन के साथ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई पर लगी हुई है। जयपुर ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो बात कर रहे थे राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई, और इस पर पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता धर्मेश भारती हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। धर्मेश, पिछले कुछ हफ्तों में राजनीति के जितने विविध रंग राजस्थान ने देखे हैं, वो उससे कम से कम राजस्थान की जनता और देश की जनता तो कतई खुश नहीं हुई होगी, ऐसा सभी का मानना है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी आतुरता क्यों है अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने की कि वो राजनीतिक मर्यादाओं का, गरिमा का भी ख्याल भूल गए। निखिल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। राज्यपाल के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, वहां से एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने भी साफ कहा है कि राज्यपाल जो है, उन्होंने कहा है कि जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो कल का जो घटनाक्रम है उसको लेकर ये टिप्पणी आई है, और निश्चित रूप से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, एक राज्य के मुखिया अगर एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के सामने अगर ये कहें कि जनता राजभवन को घेर लेगी तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये कहना निश्चित रूप से इसको लेकर राजनीतिक हलकों में कई प्रकार की चर्चा है। जहां तक जल्दी सत्र बुलाए जाने की जो बात है, 23 तारीख को एक पत्र लिखा गया था राज्यपाल को कि सत्र बुलाया जाए। उसको लेकर भी राजभवन की ओर से कुछ क्वेरीज उसमें की गई हैं। उसमें विशेष रूप से ये कहा गया है कि विधानसभा सत्र जो अल्प समय में आपने बुलाया है उसकी क्या तिथि होगी, और इसको इसलिए आपने आहूत किया है। कैबिनेट नोट जो उस वक्त भेजा गया उसमें उसका उल्लेख नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्पमत में जो ये सत्र बुलाया गया है,
इसका क्या एजेंडा होगा, इसका क्या औचित्य है, इसको भी एक आपको लिख कर देना पड़ेगा, इसको भी आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों अल्प समय के अंदर जो है सत्र बुलाना चाहते हैं। साथ ही जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु उसके अंदर है कि राज्य सरकार को ये कहा गया है कि जो बाकी के विधायक हैं, ये निर्देशित किया गया है कि जो विधायक हैं उनकी स्वतंत्रता और उनके आवागमन को विधानसभा के अंदर उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको भी वहां पे आने का जो है वो सुनिश्चित किया जाए, इसका भी कुछ उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा जो मैटर कोर्ट में चल रहे हैं उसको लेकर भी राज्यपाल ने जो है अपनी तरफ से क्वेरी की है। और साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण बात राज्यपाल की ओर से आई है वो ये है कि जो कोरोना का ये समय है, कोरोना संक्रमण का जो ये समय है, इस समय क्या ये सत्र बुलाना अत्यंत रूप से आवश्यक है। तो ये कुछ क्वेरीज जो हैं वो जो 23 तारीख पत्र लिखा था उसके आधार पर दोबारा जो है राज्य सरकार को उनकी तरफ से भेजा गया है। अब आनंद फानन में वापस उन्होंने एक कैबिनेट की बैठक कल रात को बुलाई है और वापस एक प्रपोजल उन्होंने तैयार किया है। अब देखना यह है कि वो उसके ऊपर आगे क्या निर्णय होता है। तो ये जो सियासी संकट है ये अभी भी राजस्थान में बरकरार है। निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए आपका धर्मेश। और जिस तरह से आपने बताया कि एक आतुरता कहीं ना कहीं बनी हुई है राजस्थान में, कम से कम सत्ता पक्ष की ओर में, कि किसी तरह से वो जल्द जो है वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और अपना बहुमत साबित करें। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 17वीं बैठक को लेकर के एक आपस में बातचीत हुई है और ये कहा गया है कि जो 17वीं बैठक है ये कल संपन्न हुई है। भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने किया, जबकि चीन की तरफ से चीनी सीमा मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने इसका नेतृत्व किया, जबकि चीन की तरफ से चीनी सीमा मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत और चीन दोनों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति और पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की और आगे के कदम को तय करने के लिए वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की एक और बैठक हो सकती है। दोनों देशों ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। तो दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की है और भारत चीन सीमा मामलों पर WMCC की बैठक हुई है। LAC के पास के क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटाने पर सहमति जताई गई है। द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास को लेकर के आपस में बातचीत हुई है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कल द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से कहा कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक जोखिम से बचें। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को लेकर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों और वित्तीय कंपनियों की सर्वोच्च प्राथमिकता अब पूंजी का स्तर सुधारने और उत्थान शक्ति में सुधार लाने के लिए होनी चाहिए। शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ है, लेकिन अत्यधिक सावधानी से काम करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अन्य सरकारी एजेंसियों ने विश्व भर में व्यापारियों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय दबाव दूर करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ भारत लगातार कोशिशें कर रहा है, जो अब रंग ला रही हैं। SCO के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी के फैलने से रोकने के लिए भारत ने प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमने बताया कि कैसे आज भी भारत का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो दुनिया में शायद सबसे कम है, 2.37 के करीब। जो हमारा रिकवरी रेट है वो 63% से ज़्यादा है। हमने बताया कि कैसे अभी तक करीब 15 मिलियन हम टेस्ट कर चुके हैं, हर रोज़ 0.35 मिलियन टेस्ट कर रहे हैं, 1 मिलियन टेस्ट तक हर रोज़ की हम अपनी क्षमता ले जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत में जहां PPE या वेंटिलेटर्स इत्यादि जितने भी हमारे इंडिजिनस लेवल पर चीज़ें हैं ये बन नहीं पाती थी, आज उनको भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। किस प्रकार से वैक्सीन की, दवा की
कोविड के खिलाफ खोज में हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स लगे हैं। और भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल तीसरे दिन लगातार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक होने का इसका रिकॉर्ड बना। देश में कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 8,17,208 तक पहुंच गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर 63.45% हो गई है। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,40,135 है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली के एम्स में वैक्सीन के ट्रायल के लिए कल एक 30 साल के व्यक्ति को पहला डोज दिया गया। और बात दुनिया भर की कर लेते हैं, किस तरह से कोविड का हाल वहां पर है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार जारी है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 1,56,00,000 से भी अधिक लोग कोरोना महामारी की चपेट में हैं, जबकि 6,36,000 से भी अधिक लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप में फंसे संयुक्त राज्य अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां वायरस से संक्रमितों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी की वजह से अमेरिका में अब तक 1,45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 22,87,000 के आंकड़े के ऊपर जा चुकी है, जबकि संक्रमण के कारण अब तक ब्राजील में 84,000 से भी अधिक मरीजों की जान जा चुकी है। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है, जबकि संक्रमण से हुई मौत के मामले में ब्राजील के बाद ब्रिटेन, मैक्सिको और इटली के आंकड़े सबसे ज्यादा है। और असम की बात कर लेते हैं। असम के बड़े हिस्से में आई भीषण बाढ़ के कारण वहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारपेटा, कोकराझार और मोरीगांव जिले में 3 और लोगों की जान जाने से राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। राज्य में अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 33 जिलों में से 26 जिले जलमग्न हो गए हैं। इसमें गोलपारा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। गोलपारा जिले में 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले 24 घंटों में 1,350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं 301 राहत कैंपों में करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। 72 राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 2,543 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 1,22,573 हेक्टेयर कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है। कई जिलों में ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, जिया भराली, कोपिली और बेकी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बाढ़ को लेकर के स्थिति की जानकारी ली। और गुवाहाटी से बाढ़ को लेकर के और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता मृदुस्मिता, स्वागत है आपका। सबसे पहले जो भीषण बाढ़ की स्थिति है, 33 में से 26 जिले जलमग्न हो गए हैं, क्या है ताजा स्थिति? किस तरह से बचाव और राहत कार्य चल रहा है? जी निखिल, जो कि अभी बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीरजनक है और बारिश भी कई जगहों में अभी भी चालू है। जो कि मेट डिपार्टमेंट में भी कहा गया था कि 26 से काफी बारिश होगी और पिछले कुछ दिनों से बारिश लगातार जारी है यहाँ पे असम में कई जगहों में। और इसके वजह से जो फ्लड का सिचुएशन है अभी भी गंभीर है और इसी सिचुएशन को लेके काफी राहतकालीन सामान और जो भी राहतकालीन शिविर है वो सब बने हुए हैं और पिछले 24 घंटों में काफी लोगों को अपनी सुरक्षित जगह में लाए गए हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों ने। और जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके ऊपर अगर मैं बताना चाहूँ तो जितने भी पिछले जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ने बताया कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन इस साल काफी कम है कैजुअलिटी ऑफ एनिमल्स, लेकिन जो यहाँ की असम की जो वन ऑफ द मेन आकर्षण है राइनो,
वो अभी कल और एक राइनो की मौत की वजह से अभी जो संख्या है वो 12 हो गई है। और स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर लोगों में काफी ये रहता है कि इतने जानवर रहते हैं, वहाँ पे भी जानवरों के लिए जो सुरक्षा रिलीफ कैंप बनाए हैं, वहाँ पे 135 एनिमल अभी है फिलहाल। और कल यहाँ के जो राज्यपाल है डॉक्टर जगदीश मुखी, उन्होंने चिरांग डिस्ट्रिक्ट विजिट किया था और वहाँ के जो फ्लड सिचुएशन है और इरोशन, फ्लड प्लस इरोशन, ये दोनों एक साथ एक ही चीज है जो होता है। तो वहाँ पे जो आई नदी है वो उसका समीक्षण किया और वहाँ की सिचुएशन को लेके जो, और वहाँ पे कुछ जो शिविर है वहाँ पे भी उन्होंने विजिट किया और वहाँ के इनमेट्स के साथ बातचीत की। निखिल, वहाँ के राहत शिविरों के बारे में बहुत जल्दी से बताएं, क्योंकि उनकी संख्या भी 301 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा लोग वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अपना राहत और बचाव कार्य चला रही हैं? जी, जो राहत की सामग्री है वो जो काफी प्रशासन ने बहुत इसमें काम की है कि जितने भी राहत की सामान है, और अभी जो कि कोरोना का भी जो संक्रमण है वो भी एक बहुत बड़ी स्थिति जो सब लोगों में एक है, और इसको लेके काफी शंकाजनक है और सिचुएशन भी थोड़ा ये है। तो लेकिन पूरी कोशिश है, इनफैक्ट अभी आर्मी भी इसको वो भी हेल्प कर रही है। जिस जगहों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग नहीं जा पा रहे, वहाँ पे आर्मी भी अभी डिप्लॉय किए गए हैं। आर्मी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों जो फ्लड एरियाज में फंसे हुए उनको इवैक्यूएट करे, और जितने भी राहतकालीन सामान है, दाल चावल, जो एकदम जरूरी सामान है। और इस फ्लड के बाद और एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो पानी सूखती नहीं है जल्दी, तो उसको लेके भी महामारी हो जाती है, अलग अलग मलेरिया बीमारी। उसके लिए भी तैयारियां अभी से की जा रही होंगी, जो एसेंशियल आइटम्स है वो पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मृदुस्मिता इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, आपने लगभग अपनी बात बता दी। हम बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, एप्पल ने भारत में आईफोन 11 का निर्माण शुरू कर दिया है। आईफोन 11 को चेन्नई की फॉक्सकॉन बना रही है। फॉक्सकॉन एप्पल की 3 टॉप मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो इस सुविधा से में आईफोन XR का भी निर्माण करती है। एप्पल के चरणों में उत्पादन को बढ़ाने की योजना है। फोन के भारत में निर्माण से फोन की लागत में कमी आएगी, ऐसा माना जा रहा है, और साथ ही कंपनी इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर सरकार को मिलने वाले 22% टैक्स को बचा सकेगी। इसके चलते आने वाले दिनों में आईफोन 11 की कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही है, यानी भारत में ही ये आईफोन बनेंगे और इससे उसकी कमी हो सकेगी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद काकसर गांव 1999 के कारगिल युद्ध में एक विशेष स्थान रखता है। पश्चिमी लद्दाख में कारगिल से 35 किलोमीटर दूर मौजूद काकसर गांव पहले भी युद्ध से गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले पहले गांवों में से एक था। 1993 के शुरू में संघर्ष विराम के उल्लंघन के कारण ग्रामीणों को अपने घरों, फसलों और जानवरों को छोड़कर गांव खाली करना पड़ा था। कारगिल युद्ध के 21 साल बाद भी ग्रामीणों के जहन में शौर्य की वो गाथा की याद ताजा है कि किस तरह से सेना के जवानों ने ग्रामीणों को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक ऐसा ही नाम कैप्टन सौरभ कालिया का है, जिनकी शौर्य की गाथा आज भी यहां के ग्रामीणों के दिलों में जिंदा है। In 2003, we came back after a long battle. It was quite hard for the people, those belongs to the village of Kaksar. In 2003, slowly people coming back to the village, and the life was coming through normal, and everybody obviously missed the village, because in the village, after coming back in 2003, everything was almost finished. All the sites you can see, all the heritage area you can see, but only few places you can find there was not bombing. Otherwise, in quite a few areas, it was destroyed by the enemy bomb shells and all that. But it took a long time for the people to get settled down here in village, and people also did a lot for our army as well, because the youths of Kaksar, even the elderly people also supported, because many people, they stayed here
leaving their families away from the village, they decided to support our army during the war. और खबर क्रिकेट के मैदान से। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म करना पड़ा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 258 रन बना लिए हैं। ओली पोप 91 और जॉस बटलर 56 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की है। बटलर ने भी पिछले साल एशेज सीरीज के बाद पहली 50 लगाई है। पोप ने टेस्ट करियर की चौथी और सीरीज की पहली 50 लगाई। इंग्लैंड के लिए रॉरी बर्न्स ने भी 57 रन बनाए। कप्तान जो रूट 17, बेन स्टोक्स 20 और डॉम सिबली 0 पर आउट हो गए। वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच ने 2 विकेट लिए। रोच के टेस्ट में 199 विकेट हो गए हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जिन्होंने पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्र में न केवल कदम रखा बल्कि अपनी क्षमता की धमक भी दर्ज करा। एक व्यवसायी के तौर पर क्या महिला या पुरुष होना कोई मायने रखता है? जो महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्होंने अपना खुद का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमारी जो वीकनेसेस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप खुद